पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 160 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। महोदय, आपने भाषण में 2-3 बातें काफी अच्छी कही थी। चाय के संबंध में उन्होंने जो कुछ कहा मैं उसका स्वागत करता हूं। चाय के निर्यात से धन का लाभ होता है। चाय का निर्यात हमारी दृष्टि में होना चाहिए, लेकिन यह क्षेत्र हिंसा से प्रभावित क्षेत्र है। जहां चाय होती है वहां के मजदूर हिंसा से प्रभावित हैं। वह सारा क्षेत्र हिंसा प्रभावित क्षेत्र रहा है। वहां के मजदूर ऐसे क्षेत्र से होते हैं जहां यदि चाय का काम नहीं हो तो उनकी जीविका नहीं चल सकती। इसलिए चाय की गुणवत्ता सुधारने और निर्यात को सुनिश्चित करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी कदम उठाए। विराम। हम जानते हैं कि भारत के कालीन का व्यापार विदेशों में बहुत अच्छा था, लेकिन उसके पीछे बाल मजदूर शामिल हैं की बात कहकर विदेशों में हमारे कालीन को लेने से इनकार कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि कालीन पर हमें बहुत नुकसान हुआ, जबकि आज भी भारत का जो कालीन हाथ से बना हुआ है उसकी तुलना विश्व में किसी से नहीं की जा सकती। हमें उसका अच्छा बाजार मिल सकता है, लेकिन उसके बाजारीकरण के लिए हम विदेशों से यह वातावरण बनाएं कि इसमें जो छोटे बच्चे शामिल हैं उनका शोषण न करके बल्कि उनकी पढ़ाई लिखाई, रोजगार, रखरखाव और उनके पोषण का उचित प्रबंध किया जाता है। यह विश्वास अगर उन लोगों को दिया जाए तो निश्चय ही हमारा कालीन व्यापार बढ़ेगा। इसी तरह से जो हस्त उद्योग हैं, चाहे कालीन हो, स्वर्णाभूषण हो या कांच की चूड़ी हो, इन सब में जो श्रम का निवेश होता है उस श्रम को सही आदर, सही मूल्य और सही संरक्षण शासन से मिलेगा तो इसका लाभ देश को न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और बेरोजगारी दूर करने में होगा, बल्कि उससे हम विदेशी मुद्रा भी प्राप्त कर सकते हैं। आज गांव-गांव को टेलीफोन की सुविधा दी गई है। जब मैं 1999 में चुनाव लड़ने के लिए गया तब टेलीफोन नहीं हुआ करता था। उस समय परमात्मा का मिलना आसान था, लेकिन टेलीफोन का मिलना मुश्किल था। हमको टेलीफोन के 100 कनेक्शन दिए जाते थे और कहा जाता था कि इसको आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में किसी को भी दे सकते हैं। हम गांव के लोगों से कहते थे कि ये कनेक्शन ले लो, तो वे कहते थे कि हम इसका क्या करें, हमें इसकी कोई मतलब नहीं है, हमें टेलीफोन नहीं चाहिए। आज उसी गांव के लोग टेलीफोन की जरूरत महसूस करते हैं। विराम। सभापति महोदय, मैं पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक 2000 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह मेरी सरकार की ओर से देखा गया है कि कृषि राज्य का विषय है और केंद्र राज्यों से परामर्श किए बिना इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकता। केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि जो बात अच्छी लगती हो उस बारे में राज्य सरकार की राय लें। आज सरकार इस बिल को यहाँ लाई है। मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूँ। भारतीय अनुसंधान परिषद ने यह कार्य प्रारंभ किया है और कपास, मक्का, टमाटर के संबंध में एक बीज तैयार किया है तथा इसकी खेती भी प्रारंभ की है। इस खेती का अमेरिका में विरोध होने लगा है। आज किसानों के पास 200 प्रकार के बीज हैं। बीज किसान पैदा करे, यह मेरा निवेदन है। भारत में जैव विविधता के अपार भंडार हैं, लेकिन इस तरफ अच्छी तरह से ध्यान न देने के कारण जैव विविधता तेजी से लुप्त हो रही है। हम रिकॉर्ड उत्पादन करने में सक्षम हैं, लेकिन वे दोबारा उगाए नहीं जा सकते और उनका दोबारा अनुकरण नहीं हो सकता। आप इस संबंध में विचार करें। जनमानस में यह भावना दृढ़ होती जा रही है कि उर्वरकों को अधिकाधिक उपयोग से मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन असंतुलित उर्वरकों का प्रयोग करने से भूमि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसानों के मन में यह बात भी है कि अमेरिकन खाद के आने से ठीक से फसल पैदा नहीं होगी। किसानों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे सभी प्रकार के बीज यहाँ पैदा कर सकें। अमेरिका से आने वाले बीजों के प्रति किसी में चिंता पैदा न हो, आप इसका ध्यान रखें। अमेरिका के बीज आए और हम उसे उगाएं। भारतवर्ष के किसान सब प्रकार के बीज स्वयं ही पैदा करें और उपयोग करें। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। मेरा फर्ज है कि इस बिल का समर्थन करूं। पशुओं को जीन पौधों में डालकर उसकी खेती अमेरिका में की जाती है। इसका अब विरोध होने लगा है। हम भारतवर्ष की जनता को भी इस बारे में शिक्षित करें। विराम। आशा है मंत्री जी मेरी बात पर गंभीरता से विचार करेंगे। केंद्र सरकार किसानों में बीज के प्रति विश्वास पैदा करे। विराम। जैसा हमारे पुरखे प्राचीन काल में हल्दी, आंवला,
बासमती चावल और अन्य चीजों का अनुसंधान करते आ रहे थे, उन्हीं चीजों का उत्पादन हमारा आज का किसान यहाँ कर रहा है। विराम। माननीय उपाध्यक्ष जी, निश्चित ही पुत्री को संपत्ति में जो अधिकार दिया गया है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति इससे बहुत मजबूत होगी और उनका समाज में सम्मान भी बढ़ेगा। 40% महिलाएं ऐसी हैं जो पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती हैं, पूरे घर के कष्टों को सहकर, खुद भूखी रहकर भी परिवार को खाना खिलाती है, पूरे परिवार की सुबह से शाम तक देखरेख करती है। हर महिला की दिनचर्या सूरज निकलने के साथ शुरू होती है और रात को जब परिवार के सब लोग खा पीकर सो जाते हैं तो सारा काम निपटाकर वह आधी रात में सोती है। फिर भी यदि कोई पूछे कि महिला क्या करती है तो उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं होता कि वह क्या करती है। एक घरेलू महिला कहकर उसका उपहास किया जाता है और उसने जो दिन भर की मेहनत की है, जो आपने कर्तव्य निभाए, घरेलू महिला कहकर उसके पूरे कामों को शून्य कर दिया जाता है। विराम। आज जब महिला अपने पैरों पर खड़ी होगी, उसको संपत्ति पर अधिकार मिलेगा तो वह अपने जीवन के निर्णय खुद भी कर पाएगी। आज घरों में खूब लड़ाइयां होती है और हर महिला की उस वक्त बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है जब उसका पति उसको घर से निकाल देता है। ऐसी महिला के पास अपना सिर छिपाने के लिए एक मजबूत छत नहीं होती है जहां पति के घर से निकलकर वह जा सके। मैं पुनः सरकार को इस विधेयक को लाने के लिए धन्यवाद देती हूं, क्योंकि इससे समाज में पुत्रियों को संरक्षण मिलेगा। लेकिन जैसे भाई साहब कह रहे थे कि पहले बहनें राखी बांधने आती थी तो साल भर में एक धोती या साड़ी अगर उसको विदाई के समय दे दी जाती तो सब भाई धन्य हो जाते हैं कि बहन आई थी और राखी बांध कर गई। लेकिन उसके कष्टों में कोई भागीदार नहीं होता है। जब संपत्ति में उसकी भागीदारी नहीं होगी तो उसका जीवन सुरक्षित रहेगा और वह अपने निर्णय करने में सक्षम हो पाएगी। आज जो भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, हमें कठोरता से उन पर रोक लगानी पड़ेगी, क्योंकि भ्रूण हत्या समाज की महिला विरोधी मानसिकता को ही दर्शाती है। यह तो कोई तर्क नहीं है कि कोई पिता अपनी कन्या अगर भ्रूण के रूप में होगी तो उसकी हत्या केवल इसलिए कराएंगे कि उनको संपत्ति में हिस्सा देना है। एक माता पिता के लिए पुत्र या पुत्री दोनों बराबर है। आप इस बात पर विचार करेंगे। विराम। महोदया जी, केवल समाज की व्यवस्थाओं के अंतर्गत पुत्रियों को विदा करके संपत्ति में हिस्सेदार नहीं बनाया जाता था। विराम। लेकिन आज की आवश्यकता है कि पुत्रियों को उनकी सुरक्षा के लिए, सम्मान से जीवन जीने के लिए संपत्ति में अधिकार दिया जाए ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सके। विराम। पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूँ। विराम। पैरा। जब बेटी का कन्यादान हो जाता है तब बाप कहता है कि बेटी, अब तेरा यह घर नहीं है, इसे बदलना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि बेटी, यह घर तेरा शुरू से ही है। जहां तू पैदा हुई इसके साथ साथ अब तेरा दूसरा घर भी ससुराल का है। जहां तू जा रही है अब तेरे ये 2 घर हैं। आज से तुम्हारे एक नहीं 2 घर हैं। जब यह कहेंगे तभी महिलाओं का सहयोग होगा और उन्हें मदद मिलेगी। अगर हम कह दें कि अब कन्यादान कर दिया और इस घर में तुम्हारा कुछ नहीं है तो बेटी क्या मुंह लेकर घर जाएगी। इसलिए हमें बेटी को आज ही कहना पड़ेगा कि यह घर भी तुम्हारा है। शादी अथवा विवाह एक संस्कार है, इसके बगैर संसार आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस घर में तेरा कुछ नहीं है। जिस घर में तू पैदा हुई वह जमीन, जायदाद, घर बार सब में आखिर तक तेरा अधिकार है। जब चाहो तुम हमारे पास आओ, तुम्हारा कमरा हमेशा सुरक्षित रहेगा। जमीन में जो कुछ फायदा होगा उसमें तुम्हारे भाई बहन सबका हिस्सा साझा है। इस प्रकार की भावना से हम देश और समाज को आगे ले जाएं तो फायदेमंद रहेगा। विराम। अगर कोई बात है तो इसे साफ कहो कि हम एक बेटी को नहीं देना चाहते, हम बेटे को ही देना चाहते हैं। लेकिन बेटा कितना सुख देता है हम सब जानते हैं। अगर बेटा और बेटी में तुलना करेंगे तो बेटी का स्थान सबसे ऊपर आता है। इस चीज को पहचानना होगा। भाई की राखी बांधने बहन आती है, अभी कुछ नहीं मांगती है, राखी बांधती है, तिलक लगाती है और फिर मिठाई भी खिलाती है। अपने घर से इतनी दूर वह अपना घर बार छोड़कर सिर्फ भाई के कल्याण की कामना की दृष्टि से राखी बांधने आती है और उसके खुशहाल एवं कल्याणमयी जीवन की कामना करती है। ऐसी बहन को आप अपनी जमीन में
हिस्सा देने से कोताही करते हो। मुझे समझ में नहीं आता है कि इस समाज की क्या मनोवृत्ति, क्या बात है। विराम। कैसी लगी आपको डिक्टेशन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।